अभी तक हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखा रिवर्सिबल क्लोज सिस्टम और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। अब बात करते हैं कि किसी ओपन सिस्टम के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। तो ओपन सिस्टम के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम पहचानते हैं इस इक्वेशन से, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से। अब ये जो स्टडी फ्लो है इसका मतलब है कि हमारे पास अगर कहीं पे फ्लो हो रहा है, ये हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है, ओपन सिस्टम है, और इस ओपन सिस्टम से कोई भी फ्लो अगर होता है तो उस फ्लो के दौरान जो भी हमारे पार्टिकल हैं या जो भी हमारे पास मास होगा, उसमें अगर आप देखें तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उस मास की प्रॉपर्टी लें, वो जो प्रॉपर्टी है वो टाइम के साथ अल्टर नहीं होगी, वो चेंज नहीं होगी। तो स्टडी फ्लो का मतलब क्या है? स्टडी फ्लो मीन्स दैट रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास एंड एनर्जी अक्रॉस द कंट्रोल सिस्टम आर कांस्टेंट। मतलब मास इनलेट में और मास आउटलेट में क्या होगा? सेम रहेगा। मास फ्लो रेट की बात कर रहे हैं। मास फ्लो रेट मतलब होता है कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में या किसी सेकंड में कितना मास या कितना किलोग्राम मास या कितना ग्राम मास आपका ट्रांसफर हुआ है, ठीक है? उसी को ही हम बोलते हैं मास फ्लो रेट। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि जो मास फ्लो रेट रहेगा इनलेट का किसी भी ओपन सिस्टम के लिए, वो आउटलेट के इक्वल होगा। ऐसे ही अगर एनर्जी हमारे पास सिस्टम में एंटर कर रही है और एनर्जी उतनी ही क्या होगी? आउट भी होगी। इसे ही हम स्टडी फ्लो बोलते हैं। दूसरी चीज, स्टडी स्टेट क्या होता है सिस्टम का? स्टडी स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज दैट where thermodynamic property will have a fixed value at a particular location and it will not alter with time, जैसे कि हमने पहले भी बताया था। तो यही हमारे इंपॉर्टेंट एजम्पशंस होते हैं स्टडी फ्लो एनर्जी को लेके। अब बात करते हैं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का प्रूफ क्या है। तो आइए अब बात करते हैं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन की, इसको हम डिराइव कैसे करते हैं। उससे पहले हमें कुछ जानना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि हमने कोई मास यहाँ पे डाला, इन करा, जितना भी मास हम इस इनलेट में डालेंगे उतना ही मास क्या होगा? बाहर भी आएगा, है ना? ये हमारा इंपॉर्टेंट एजम्पशन था। और दूसरी बात, एनर्जी के साथ भी यही होगा। हमने मान लिया कि जो भी हमारा कंट्रोल वॉल्यूम है या जो भी हमारा ओपन सिस्टम है वो पूरा इसके अंदर आता है। अब हमें बताना है कि स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन कैसे निकालें। हमने कुछ मास अंदर डाला, अब ऑब्वियस सी बात है जितना मास हम अंदर डालेंगे उतना ही बाहर आएगा और जितनी एनर्जी हम देंगे उतना ही हमारा आउटलेट होगी एनर्जी, ये हमें पता है। तो अगर हम इस पूरी प्रोसेस के लिए पूरे वर्क को निकालते हैं तो पूरा वर्क हमारे पास क्या आता है? एक तो जो वर्क आएगा, जो हमने एंट्री में मास को पुश करते समय जो वर्क उस पर लगाया होगा, तो इनलेट में जो वर्क हुआ होगा, प्लस हमारे पास इस सिस्टम ने जो एक कंट्रोल वॉल्यूम है इसने भी कुछ वर्क किया होगा, तो ओपन सिस्टम का वर्क, प्लस हमारा जो मास हमारा आउटलेट में है उसको बाहर ले जाने के लिए भी कुछ ना कुछ वर्क हुआ होगा उस पर, और वो वर्क भी हमारा पूरा टोटल वर्क आउट। तो ये हमारा टोटल पूरा वर्क हमें देता है। इसमें हमारा डब्ल्यू इन क्या होगा? कितना आपने इस पे फोर्स लगाया। तो अगर आप देखें तो डब्ल्यू इन क्या होता है? यही होता है हमारा फ्लो वर्क या डिस्प्लेसमेंट वर्क। डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है पीवी। कैसे निकालेंगे? आपको पता है कि वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट मान लिया आपने एक्स का हुआ, फोर्स आपने लगाया किसी छोटे एरिया पर, पी डी ए इंटू एक्स हो गया, डी ए इंटू एक्स विल बिकम वी पी डी वी, ठीक है? ये आपका डी डब्ल्यू था। और अगर आप इस डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन कर दें तो ये क्या बन जाएगा? डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी। यहाँ पे आपने डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन किया, और अगर आप इसको डब्ल्यू लिखते हैं फिर डी वी का इंटीग्रेशन करते हैं तो वो भी क्या बन जाता है? पी वी। तो यही है हमारा डिस्प्लेसमेंट वर्क कहें या फ्लो वर्क कहें। तो डब्ल्यू इन के लिए फ्लो वर्क लिखेंगे, क्या आ जाएगा? पी वन वी वन। मान लिया हमने कि प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पे पी वन वी वन टी वन है, और यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है आउटलेट में वो मान लिया P2 V2 T2 है। तो यहाँ पे P1 V1 आएगा, क्योंकि हमने वर्क दिया है इसलिए हम क्या होगा यहाँ पे? वर्क पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव होगा। यहाँ पे हमारा W ओपन सिस्टम के द्वारा कितना वर्क किया गया, तो ये ऐसे ही रहेगा। ये पॉजिटिव हमने इसलिए लिया है क्योंकि हमें नहीं पता वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वो जो भी होगा वो आगे चेंज होता रहेगा। आगे हमारे पास वर्क आउटपुट है, क्योंकि ये P2 V2 होगा और ये हमारा सिस्टम करके देगा हमें, तो हमारे पास क्या होगा? ये अपने आप पॉजिटिव होगा क्योंकि हमें ये वर्क मिल रहा है। तो इसीलिए जब भी हम ऐसे सिस्टम के लिए पूरा वर्क लिखते हैं वो यही होता है, और आगे भी हम इसको यूज करने वाले हैं। तो ये हमारा कोई सिस्टम है, ओपन सिस्टम है। हमने मान लिया इसमें जो इनलेट हाइट है वो है Z1, प्रॉपर्टी हमने इनलेट पे मान रखी है P1 V1 T1 और आउटलेट पे P2 V2 T2।
अब यहाँ पे क्या है, जब भी हम कुछ मास को या एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो दोनों ही साइड इक्वल है। मतलब कि एनर्जी एट इनलेट, जितनी भी एनर्जी आप इनलेट पे देंगे और जिस भी टाइप की एनर्जी आप इनलेट पे देंगे वो हमारे आउटलेट में जितनी एनर्जी होगी उसके इक्वल होगी। तो इसी से ही हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जिस भी टाइप की एनर्जी, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि इनलेट में जो भी हमारी एनर्जी है, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी है, हम उसको लिखते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम हाफ एम वी की जगह पे C1 लिख लेते हैं, C1 स्क्वायर। ऐसे ही अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, कितना आ जाएगा, mg(z1), हमने यहाँ पे h की जगह पे z लिया है, mg(z1) प्लस आप बात करते हैं हीट की, क्योंकि क्या होता है, जो हमारा हीट है वो हम इनपुट में लेते हैं अकॉर्डिंग टू स्टीम इंजन। स्टीम इंजन में क्या होता है, आप हीट को इनपुट में देते हैं और वर्क को आउटपुट में लेते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे भी आप यही मान के चलेंगे कि ये आपका कोई स्टीम इंजन भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपने ले लिया हीट, प्लस इसके साथ क्या आ जाएगा, इंटरनल एनर्जी U1। तो इसके इक्वल क्या रखेंगे, वर्क हमें आउटपुट में मिल सकता है, और ये जो वर्क है ये टोटल वर्क है, और इस टोटल वर्क की वैल्यू वही होगी जो हमने अभी निकाली थी, प्लस हाफ mc2 स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी एट आउटलेट प्लस mgz2 प्लस u2 इंटरनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी। और अगर आप इस wt की वैल्यू भी रख दें तो क्या होगा, wt इज इक्वल टू हो जाएगा, wt इज इक्वल टू माइनस p1v1 प्लस p2v2, और जितना भी पूरा वर्क किया है किसने, कंट्रोल वॉल्यूम अलग से वर्क देगा वो हम ले लेंगे। और यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि P1V1 इधर आएगा तो ये जो है फ्लो वर्क है हमारा P1V1 डिस्प्लेसमेंट वर्क प्लस U1, ये क्या बन जाएगा, H1 बन जाएगा, प्लस हाफ mc1 स्क्वायर प्लस mgz1, सब कुछ हम सेम लिखेंगे यहाँ पे, प्लस Q इज इक्वल्स टू P2V2 प्लस U2 प्लस हाफ mc2 स्क्वायर प्लस mgz2 प्लस वर्क बाय कंट्रोल वॉल्यूम। अब क्योंकि ये सभी इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है, ये क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, सब मास पे डिपेंड करती हैं, तो मास सबसे कॉमन ले लिया जाएगा और कैंसिल कर दिया जाएगा। तो अब जो भी हमारे पास प्रॉपर्टी बनेंगी वो क्या रहेंगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी रहेंगी। तो मास सबसे कॉमन ले लिया जाएगा और मास दोनों साइड ही कैंसिल करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, U1 प्लस P1V1 बन जाएगा H1, और ये जो H1 है ये क्या है, स्पेसिफिक एंथैल्पी है। ऐसे हमारा हो जाएगा C1 स्क्वायर बाई 2, मास कॉमन लेने पर GZ1, और जो ये Q था ये स्मॉल q बन जाएगा क्योंकि ये किलो जूल पर किलोग्राम होगा। ऐसे ही P2V2 हो गया और U2 हो गया, ये दोनों ही मिलकर के एंथैल्पी बना देंगे, क्योंकि एंथैल्पी का काम कुछ नहीं है, ये कन्वीनियंट करती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए हमने ये रिलेशन बनाया रहता है। हालांकि हम एंथैल्पी को टोटल हीट भी बोलते ही हैं, बट यहाँ पे हम देखें C2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2 प्लस W, वर्क कितना मिला CV से, तो इसको आप स्मॉल w लिख सकते हैं। तो यही इक्वेशन कहलाता है हमारा स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। कुछ नहीं किया, बस एनर्जीज को इनपुट और आउटपुट में इक्वल कर दिया, जितनी भी एनर्जी अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हमने अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दैट एनर्जी इज कंजर्व्ड, व्हाट वी डिड इज वी जस्ट पुट द इनलेट एनर्जी इक्वल्स टू आउटलेट एनर्जी, और हमने सभी एनर्जीज को इक्वल रख के जो ये रिलेशन निकाला, इसी को ही हम बोलते हैं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। आइए अब बात करते हैं स्टडी फ्लो एनर्जी के एप्लीकेशन की। सबसे पहला एप्लीकेशन अगर आप देखें तो हमारे पास है, लेट्स से कोई टरबाइन है। टरबाइन क्या करता है, ये मान लिया हमने कोई टरबाइन है, ये हमें आउटपुट में हमेशा वर्क देता है। तो ये हमारा कोई आउटपुट शाफ्ट है जिसपे ये हमें कुछ वर्क देगा, और ये जो टरबाइन हम लेते हैं ये परफेक्टली इंसुलेटेड लेते हैं, ताकि जब भी स्टीम का एक्सपेंशन हो और हमें वर्क मिले तो ये जो हीट का ट्रांसफर हो वो आउट ना हो सिस्टम से। इसीलिए हम टरबाइन को क्या लेते हैं, परफेक्टली इंसुलेटेड लेते हैं। परफेक्टली इंसुलेटेड से कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगा, और हीट ट्रांसफर नहीं होगा तो आपका जो वेपर है वो लिक्विड फॉर्म में नहीं बदलेगा, क्योंकि अगर वो लिक्विड में बदल गया तो वो हमारी ब्लेड से जैसे ही टकराएगा टरबाइन की, और टरबाइन की ब्लेड क्या हो जाएंगी, इरोड हो जाएंगी, उनपे कोरोजन हो जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे इसको परफेक्टली इंसुलेटेड रखते हैं, मतलब हीट ट्रांसफर क्या लेते हैं, जीरो लेते हैं। तो हीट ट्रांसफर सबसे पहला अजम्पशन है, इसके लिए क्या लिया जाएगा, जीरो लिया जाएगा। दूसरी बात है, वर्क यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि वर्क हमें मिलता है इससे हमेशा। ये क्या है, वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है। और वर्क प्रोड्यूसिंग, जैसे कि हमने कहा था, टरबाइन के लिए जब भी हमारे पास वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस होगा उसके लिए पॉजिटिव साइकिल रहेगी, और वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस के लिए नेगेटिव साइकिल रहेगी।
वर्क पॉजिटिव रहेगा। इसमें जो चेंज रहेगा पोटेंशियल एनर्जी का वो नेग्लिजिबल रहेगा, बिकॉज Z1 और Z2 जो रहेगा वो सेम है, ठीक है ना। डेटम सेम होने के कारण पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज रहेगा वो नेग्लिजिबल रहेगा। ऐसे ही अगर आप बात करें काइनेटिक एनर्जी का चेंज जो रहेगा वो भी क्या रहेगा, नेग्लिजिबल रहेगा, बिकॉज इसमें जो वेलोसिटी होगी पहले फ्लूइड एंटर जो हुआ होगा उसकी बाद में जो फ्लूइड होगा या फिर स्टीम जो एंटर होगी उसकी जो वेलोसिटी रहेगी वो लगभग इक्वल रहेगी। तो हम इस पे अगर स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाते हैं तो क्या होती है, H1 प्लस क्यू प्लस C1 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ1 इज इक्वल टू H2 प्लस W प्लस C2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2। अब हम यहाँ पे देखें तो Z1 और Z2 कैंसिल हो जाएंगे, बिकॉज Z1 और Z2 सेम ही है, क्योंकि जो डेटम हाइट है इनलेट में वो इक्वल है डेटम हाइट ऑफ आउटपुट। तो Z1 और Z2 तो इक्वल हो गए इसलिए कैंसिल हो गए। C1 और C2 भी इक्वल हैं, कैंसिल हो गए। हम इसको कुछ हीट नहीं दे रहे हैं, हीट ट्रांसफर भी जीरो है तो ये भी जीरो होगा। तो अगर आप देखें तो वर्क अगर आप निकालते हैं कंट्रोल वॉल्यूम के लिए, मतलब इस टरबाइन के लिए, तो क्या आ जाएगा, वर्क डन फॉर टरबाइन इज H1 माइनस H2। और अगर आपको ये डायरेक्टली निकालना है बिना स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाए, तो आपको पता है कि आपको वर्क मिल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब क्योंकि आप इसको कुछ स्टीम देते हैं और उस स्टीम की कुछ हाई एंथैल्पी रहती है, बॉयलर ने क्योंकि जो स्टीम दी होगी वो इस पे जाती है और उसकी एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है, और उसी एंथैल्पी को कंज्यूम करके ये टरबाइन हमें वर्क देता है, और वो जो एंथैल्पी होगी बाद में क्या होगी, कुछ रिड्यूस होके बाहर निकलेगी। मतलब कि पहले H1 होगी और उसको यूटिलाइज करके टरबाइन ने हमें कुछ वर्क दिया तो हमें कुछ कम एंथैल्पी H2 मिलेगी। एंथैल्पी एक टाइप की टोटल हीट ही है, तो आप इसको हीट से भी समझ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि H2 अगर कम है H1 से तो क्या लिख सकते हैं हम, जब भी हम वर्क निकालेंगे वो क्या होगा, H1 माइनस H2 होगा। H2 माइनस H1 नहीं होगा क्योंकि वर्क क्या है, पॉजिटिव है, और H2 क्या है, छोटा है H1 से, और H1 क्या है, H2 से बड़ा है, तो H1 माइनस H2 विल बी पॉजिटिव और वर्क हमें पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ पे यह हमारा था टरबाइन के लिए। ऐसे अगर हमारे पास कोई नोजल है, नोजल क्या करता है, किसी भी फ्लूइड की वेलोसिटी को बढ़ा देता है। अगर हमारा C1 से कोई फ्लूइड उसमें एंटर करता है तो वो हमें कुछ C2 वेलोसिटी, हाई वेलोसिटी देगा, इसीलिए हम इसका यूज करते हैं कि हमें आउटलेट में ज्यादा वेलोसिटी मिले। तो इसके लिए भी हम क्या लेते हैं कि ये परफेक्टली इंसुलेटेड है, सेम हीट ट्रांसफर नहीं होगा, डेटम सेम रहेगा, Z1 Z2 इक्वल रहेगा, हीट ट्रांसफर हमने कहा जीरो होगा। ऐसे ही अगर आप देखें यहाँ पे तो वर्क भी नहीं हो रहा है तो वर्क भी क्या है, जीरो है। पोटेंशियल एनर्जी के लिए चेंज जीरो हमने कह दिया, नेग्लिजिबल है। और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के लिए चेंज जो होगा वो नेग्लिजिबल नहीं होगा, बिकॉज C1 इज स्मॉलर देन C2। तो इन्हीं सारे एजम्पशंस को आप अगेन अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो क्या आ जाता है, तो डेटम सेम होने के कारण डेटम कैंसिल हो जाएगा। Q1 यहाँ पे हम हीट ट्रांसफर नहीं ले रहे हैं, हीट नहीं दे रहे हैं हम इसको, और वर्क भी यहाँ पे जीरो है, तो हम लिख लेंगे सीधे सीधे कि जो H1 माइनस H2 है वो किसके इक्वल हो गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2। ठीक है, यहाँ पे हमें C2 का वैल्यू निकालना है, तो C2 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या हो जाएगा, C1 स्क्वायर बाई 2 प्लस H1 माइनस H2, ये हमने लिख लिया। अब हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 का, जब हम यहाँ इसको C2 स्क्वायर का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा रूट ऑफ C1 स्क्वायर इंटू प्लस 2 इंटू H21 माइनस H2। तो ये रहता है आपका एग्जिट वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला, कई बार पूछ लिया जाता है, C2 के लिए फॉर्मूला ये है। दूसरी चीज, अगर आपके पास ये C1 जो है इसका वैल्यू नहीं दिया है तो इसको हमेशा आप नेग्लिजिबल लेंगे, क्योंकि C1 अगर C2 से बहुत छोटा है तो इसको नेग्लिजिबल ले लिया जाता है, और आपके पास यहाँ पे वैल्यू निकलता है कितना, C2 इज इक्वल टू रूट 2 H1 माइनस H2। अब यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो C2 स्क्वायर है वो किसके इक्वल हो रहा है, वो इक्वल होता है अगर C1 जीरो है तो H1 माइनस H2 के। अब अगर ये H1 माइनस H2 के इक्वल होता है मतलब मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, इस एंथैल्पी डिफरेंस मतलब किलो जूल पर किलोग्राम में। अब क्योंकि ये स्पेसिफिक एंथैल्पी है इसीलिए किलो जूल पर किलोग्राम लिया, तो क्या ये मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इस किलो जूल पर किलोग्राम के इक्वल हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसीलिए इसको इक्वल करने के लिए अगर आप देखें तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, मीटर इंटू मीटर, और आप मल्टीप्लाई कर दें अगर किलोग्राम का ऊपर नीचे तो क्या हो जाएगा, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू किलोग्राम क्या बन जाएगा, न्यूटन, और न्यूटन मीटर पर किलोग्राम क्या बन जाएगा, जूल पर किलोग्राम,
पर क्योंकि ये किलो जूल पर किलोग्राम में रहता है, ठीक है ना, इसीलिए हम क्या लिख लेते हैं, इसीलिए हम इसको 1000 से डिवाइड कर लेते हैं और ये बन जाता है 2000। तो जब भी आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे वो क्या आ जाएगा, C2 इज इक्वल टू 2000 इंटू H1 माइनस H2। ये आपको हमेशा याद रखना है। ऐसे हमारे पास कोई कंप्रेसर है, कंप्रेसर क्या होता है, उसे हमें कुछ वर्क देना होता है ताकि वो प्रेशराइज कर सके किसी भी फ्लूइड को। तो हमने उसको क्या दिया, वर्क दिया, मतलब यहाँ पे वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा। और दूसरी चीज वो क्या कर रहा है, हमने उसको जो भी फ्लूइड दिया उसकी कुछ एंथैल्पी होगी H1 और जो वो बाद में देगा वो होगी कुछ H2। तो क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, हम क्योंकि आप समझते हैं कि स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में क्या क्या जीरो है, हीट ट्रांसफर जीरो है, आपका हीट ट्रांसफर जीरो होने के कारण dq तो जीरो हो गया, q जीरो हो जाएगा। ऐसे ही C1 और C2 इक्वल है तो वो भी कैंसिल हो जाएंगे और डेटम सेम होने के कारण आपका पोटेंशियल एनर्जी का चेंज रहेगा वो भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको पता है कि आप H1 एंथैल्पी कुछ दे रहे हैं और आपको H2 एंथैल्पी कुछ ज्यादा मिलती है। ज्यादा क्यों मिलती है, क्योंकि प्रेशर राइज करता है और प्रेशर जब हम राइज करते हैं किसी भी सिस्टम में तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, खासकर कंप्रेशर में। तो वो क्या करेगा, H2 को बढ़ाएगा। तो अगर मेरे को निकालना है कि टरबाइन वर्क कितना होगा तो वो क्या आएगा, डिफरेंस आ जाएगा H1 माइनस H2 के, बिकॉज H2 इज ग्रेटर देन H1। तो डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए टरबाइन के लिए H2 माइनस H1 होगा। आप इसमें स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। बॉयलर के लिए भी अगर आप याद रखना चाहते हैं रिजल्ट क्या होगा, तो बॉयलर में भी क्या कर रहे हैं, आप जितनी चीजें हैं बस आपको उतनी रखनी है। आप उसको कुछ हीट देते हैं तो उसमें एंथैल्पी पहले कुछ होगी H1 और वो एंथैल्पी क्या हो जाती है, कुछ राइज हो जाती है, H2 बढ़ जाती है, क्योंकि एंथैल्पी भी क्या है, टोटल हीट है, इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क का सम है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि आपने कुछ हीट दी मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। तो हीट इधर साइड रहती है पॉजिटिव और H1 और H2 क्या होते हैं, H1 इधर रहेगा और H2 इधर रहेगा। तो अपने आप ही क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू H2 माइनस H1। और वैसे भी हमारा H2 माइनस H1 ही आएगा, बिकॉज H2 क्या है, ज्यादा है H1 से, क्योंकि आपने कुछ हीट सप्लाई करी बॉयलर में, किसको, फ्लूइड को, जिससे उसकी एंथैल्पी बढ़ गई। थ्रॉटलिंग प्रोसेस में क्या है, जहां पे भी हमें प्रेशर को ड्रॉप करना होता है और एंथैल्पी को कांस्टेंट रखना होता है, वहां पे हम इस प्रोसेस का यूज करते हैं। जैसे कि हमारे पास थ्रॉटलिंग डिवाइस आता है। थ्रॉटलिंग डिवाइस क्या मदद करता है, यहाँ पे हमारा रहता है इवेपोरेटर और यहाँ पे रहता है कंडेंसर। किसमें, VCRS में। आपके जो रेफ्रिजरेटर रहते हैं उसमें यहाँ पे कंडेंसर होगा, यहाँ पे इवेपोरेटर होगा। अब उस इवेपोरेटर से आने वाला रेफ्रिजरेंट जो रहता है उसकी जो प्रेशर है वो हाई है। अब आप चाहते हैं कि उसका प्रेशर कम हो, उसका प्रेशर कम होने के लिए और एंथैल्पी को सेम बनाने के लिए, ताकि कोई लॉस ना हो, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, उसके लिए आप एक कैपिलरी ट्यूब का यूज करते हैं और वो कैपिलरी ट्यूब की क्या है, थ्रॉटलिंग डिवाइस है। तो थ्रॉटलिंग डिवाइस के एग्जांपल आते हैं जैसे पोरस प्लग हो गया या फिर कोई पार्शियली ओपन वेल्व है, ये हमारे सारे एग्जांपल आते हैं। या फिर कोई बहुत छोटी सी ओपनिंग है, बहुत छोटा सा ओरिफिस है, तो ये सभी थ्रॉटलिंग प्रोसेस के एग्जांपल हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें पता चला इसका एप्लीकेशन। अब हम देखें तो इसके लिए भी जो हीट ट्रांसफर जो हम लेते हैं वो क्या होता है, जीरो होता है, वर्क ट्रांसफर जीरो होता है। अब ये क्या है, एक हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है ना, ये क्या होती है, एक हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है, बिकॉज इसमें इरिवर्सिबिलिटी होती है, क्योंकि प्रेशर ड्रॉप करने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा इरिवर्सिबिलिटी चाहिए रहती है सिस्टम में। और ये एक इसका एक और इम्पॉर्टेंट एजम्पशन है जो जिसको हम निकालेंगे यहाँ पे, कि वो क्या है, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है। इसमें भी अगर हम स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाते हैं तो क्या आता है, H1 प्लस क्यू प्लस C1 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ1 इज इक्वल टू H2 प्लस W प्लस C2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2। GZ2 से GZ1 कैंसिल, C1 स्क्वायर से C2 स्क्वायर कैंसिल, और हमें पता है कि हम इसमें कुछ हीट भी नहीं दे रहे, तो ना ही हमारा कुछ वर्क हो रहा है। तो H1 क्या आ गया, डायरेक्टली H2 के इक्वल आ गया, मतलब एंथैल्पी क्या है, कांस्टेंट है इस प्रोसेस के लिए। तो यही हमारा प्रोसेस था, एजम्पशंस इसमें वही थे। तो अभी तक हमने जितने भी एप्लीकेशन देखे, चाहे वो थ्रॉटलिंग का हो या चाहे वो आपका ये बॉयलर है या चाहे वो कंप्रेसर है या फिर नोजल है या फिर वो टरबाइन है, इन सभी केसेस में जो हमारा रहा स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन एप्लीकेबल रहा। मतलब कि इसमें एक एजम्पशन अपने आप जुड़ गया कि जितने भी ये हमने प्रोसेस देखी उसमें क्या रहा, स्टडी फ्लो हमेशा देखने को मिला। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।